क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंट्रोलिंग पार्ट नंबर 1। कंट्रोलिंग के बारे में हिंदी में नियंत्रण है इसका मीनिंग। तो नियंत्रण या कंट्रोलिंग इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। आसान भाषा में हम इसको समझें होता क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए सुबह जैसे ही वर्कर हमारी कंपनी में काम करने के लिए आए तो मालिकों ने उनको बोल दिया कि हर एक वर्कर जो है वो 10-10 चीज़ें बनाएगा, 10-10 चीज़ें बनाएगा। ठीक है, तभी क्या हुआ कि प्रत्येक वर्कर को हमने बोल दिया भाई 10-10 चीज़ें शाम तक बननी चाहिए। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, 10 चीज़ें हमने बनाने का एक टारगेट, एक लक्ष्य सभी वर्कर को दे दिया। अब हम शाम को क्या करेंगे, जब वर्कर काम करके चले जाएंगे तब हम उनके काम को चेक करेंगे कि भाई किस किस वर्कर ने कितनी कितनी चीज़ें बनाई। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे पहले वाला वर्कर था उसने 8 चीज़ें बनाई, 8। सेकंड वाले वर्कर ने 10 चीज़ें बनाई हैं, 10। और थर्ड वर्कर हमारा सी वर्कर जो है उसने बनाई 12। तो ए वर्कर की होगी 8, बी वर्कर की होगी 10 और सी वर्कर की होगी 12। जबकि हमने तीनों को कितनी चीज़ें बनाने के लिए बोला था, 10-10। इसका मतलब पहला वर्कर जो था उसने 10 में से 8 बनाई, 2 चीज़ें कम बनाई, तो हम ये बोलेंगे उसकी परफॉर्मेंस या कार्य कैसा रहा, -2। 10 में से 8 बनाई तो 2 चीज़ें कम बनाई। दूसरा वर्कर 10 चीज़ें बोली थी, 10 ही बना दी, तो उसकी परफॉर्मेंस या फ़र्क कितना आया, 10 में से 10 बना ली तो फ़र्क कुछ भी नहीं हुआ, पूरा का पूरा काम हो गया, मतलब ज़ीरो फ़र्क आया। और थर्ड वर्कर जो हमारा था उसको हमने 10 चीज़ें बोली थी, उसने बना दी 12, 12। उसने 2 चीज़ें ज़्यादा बनाई हैं, इसका मतलब +2 हम बोलेंगे यहाँ पर। +2 चीज़ें जो है उसने, जो उसका फ़र्क है। तो पहले वाले का कितना फ़र्क आया, -2, कि 10 में से 8 हुई तो -2 मतलब 2 चीज़ें कम। दूसरे वाले ने 10 में से 10 बना दी तो डिफरेंस कितना आया, 0। और तीसरे वाले ने 10 में से 12 चीज़ें बनाई तो डिफरेंस आ गया उसका +2। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आता है वो हमने चेक करना होता है और उसके आधार पर फिर जिसने आदमी ने कम चीज़ें बनाई उसको हम बोलते हैं भाई आपने कम चीज़ें बनाई। अब आपको जो है ये चीज़ों का कुछ ना कुछ आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हम उसके खिलाफ़ कुछ कार्रवाई करते हैं ताकि उसकी गलतियों को वो कंट्रोल करे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम ये बोल सकते हैं कि आपने 2 चीज़ें कम बनाई हैं, हम आपकी 2 चीज़ों की तनख्वाह जो है वो काट लेंगे। या दूसरा ये तरीका हो सकता है उसको आगे से पनिशमेंट देने का ताकि वो अपना काम पूरा करे। तो उसका तरीका ये हो सकता है कि वो अगले दिन जब आएगा तो अगले दिन भी हम सभी वर्कर को 10-10 चीज़ें देंगे। पर जिसने 2 चीज़ें कम बनाई थी उसको हम बोलेंगे कि आप 10 तो अगले दिन की करो और 2 पिछले दिन वाले भी पूरा करो। जबकि बी और सी वर्कर ने 10-10 बना ली थी, इसलिए वो 10 ही बनाएंगे अगले दिन की। पर ये वाला वर्कर 10 अगले दिन की बनाएगा और 2 पिछले दिन की बनाएगा, मतलब ज़्यादा बनाएगा। तो ये एक प्रकार से पनिशमेंट है ताकि वो भविष्य में अपना काम पूरा करें और कोई गलती ना करें। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है कंट्रोल का। ठीक है, अब देखते हैं जल्दी से डेफिनेशन डी ई मैकफरलैंड के अनुसार। द कंट्रोल इज़ दैट फंक्शन ऑफ ए सिस्टम। कंट्रोल एक फंक्शन है हमारे सिस्टम का विच प्रोवाइड्स डायरेक्शन इन कन्फर्मेंस टू द प्लान्स। ये हमें डायरेक्शन देता है, निर्देश देता है कि कन्फर्मेंस ऑफ द प्लान में जो हमने प्लान किया था, जो योजना बनाई थी कि 10 चीज़ें बनानी है, वो कन्फर्म हो जाए कि प्रत्येक वर्कर ने 10 चीज़ें बना ली। तो मैकफरलैंड के अनुसार नियंत्रण का कार्य क्या है, योजना के अनुसार, योजना हमारी क्या होगी, 10 चीज़ें, उस योजना के अनुसार क्रियाओं को निर्देशित करना। ये सभी वर्कर उन क्रियाओं के अनुसार ही उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 10 चीज़ों के लिए ही क्रिया को करें। अगला टॉपिक हमारा है फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नियंत्रण की विशेषताएं या प्रकृति या नेचर, कुछ भी पूछा जाए, चाहे फीचर पूछे जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाए, नेचर पूछे जाए, विशेषताएं पूछे जाए या फिर प्रकृति, सेम पॉइंट्स हमारे आएंगे। उसमें पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा नियंत्रण का आधार नियोजन है। प्लानिंग इज़ द बेसिस ऑफ द कंट्रोल। अभी हमने क्या पढ़ा कि कंट्रोल हम कैसे करेंगे, सुबह आते ही हमने उसको प्लान दे दिया कि आपने सभी ने 10-10 चीज़ें बनानी है। सुबह ही आते ही हमने बोला कि 10 चीज़ें बनाओ। सुबह आते ही हमने वर्कर को बोला कि आप 10 चीज़ें बनाओ। ठीक है, तो 10 चीज़ें जो हमने बनाया वो हमारा प्लान था कि आते ही हम वर्कर को ये काम देंगे, तो प्लानिंग हमारी होगी, नियोजन हमारा हो गया 10 चीज़ें बनाने का। ठीक है, और इसके आधार पर फिर हम शाम को चेक करेंगे, तो नियंत्रण का आधार नियोजन हो गया। अगला हो गया नियंत्रण आगे देखने वाला कार्य है, कंट्रोल इज़ द फॉरवर्ड लुकिंग। नियंत्रण आगे देखने वाला है, मतलब हमने अभी क्या डिस्कस किया कि अगर पिछले दिन वर्कर ने जो थी 10 में से 8 चीज़ें बनाई, 2 चीज़ें कम बनाई, तो अगले दिन हम क्या बोलेंगे उसको,
अगले दिन हम उसको बोलेंगे भाई पिछली भी 2 चीज़ें बनाओ, अगले दिन की 10 चीज़ें बनाओ, ठीक है। तो आज हमने शाम को जब काम चेक किया तो हमें मालूम चला कि कल इस वर्कर को हमने 12 चीज़ें बनाने को बोलना है, ए वर्कर को। सी पॉइंट आ गया, नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया, कंट्रोल इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सतत प्रक्रिया का मतलब होता है लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया। कंट्रोल का ऐसा नहीं कि एक दिन हमने काम चेक कर लिया तो हो गया, बल्कि ये काम रोज़ का रोज़ चेक होगा, लगातार ये काम चलता है, ठीक है। कारण ये कि अगर हम एक ही दिन काम चेक करेंगे तो वर्कर को मालूम है कि भाई आज चेक हो गया, महीना 2 महीने चेक नहीं करेंगे, इसलिए वो ढीले पड़ जाते हैं। दूसरी बात है कि अगर हम एक दिन चेक कर लेते हैं और उसके बाद नहीं करते तो क्या होगा कि अगर कोई गलती होगी, वर्कर ने कोई चीज़ गलत बनाई या नहीं बनाई, कम काम कर रहा है तो हमें मालूम नहीं चलेगा। मान लो कि जैसे हमने 10 चीज़ें बनाने के लिए दी है, वर्कर 10 की जगह 5 ही बना रहा है, ठीक है। तो वो दिन की 5 चीज़ें कम बना रहा है। मान लो 1 महीने के बाद उसके काम को हम चेक करेंगे तो क्या होगा, 30 दिन में वो कितनी चीज़ें कम बनाएगा, 5 × 30 150 चीज़ें उसने कम बनाई। ये हमें मालूम चला है महीने भर के बाद, तब तक तो बहुत नुकसान हो चुका होगा, इसलिए कंटिन्यूसली हमें ये काम करना होता है। चौथा पॉइंट है, नियंत्रण सभी प्रबंधकीय स्तरों में व्याप्त होता है। कंट्रोल एग्जिस्ट एट द एवरी मैनेजमेंट लेवल। कंट्रोल जो होता है सभी प्रबंधकीय स्तरों पर करना होता है। प्रबंधकीय स्तर मतलब प्रबंध के जो स्तर होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, मैनेजमेंट के जितने भी लेवल हैं, हर एक स्तर का जो प्रबंधक होता है उसको ये कंट्रोल का काम करना होता है। डायरेक्टर मैनेजर पर कंट्रोल करेगा, मैनेजर फोरमैन पर, फोरमैन सुपरवाइजर पर, सुपरवाइजर वर्कर पर, तो हर एक को ही कंट्रोल करना होता है। पांचवा पॉइंट है, नियंत्रण हस्तक्षेप नहीं है। कंट्रोल इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेरेंस। हस्तक्षेप का मतलब होता है बीच में जब कोई काम आदमी कर रहा होता है तो उसके बीच में रुकावट पैदा करना। जैसे कि मान लो कि हमारा सुपरवाइज़र है जो जाता है और वो जाकर वर्कर को बोलता है कि अपना काम रोको और पहले मुझे वस्तुएं दिखाओ, ये वस्तुएं गिनाओ। तो इसका मतलब है कि वो हर आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद जाएगा, वर्कर के काम को रोकेगा, उसके काम को चेक करेगा, तो वर्कर का काम तो बीच में रुक रहा है। तो कंट्रोल का उद्देश्य ये नहीं होता कि बीच में जाके काम को रोकना, बल्कि कंट्रोल का उद्देश्य ये होता है कि कहीं पर अगर रुकावट है उस रुकावट को दूर करना। कि अगर हम जा रहे हैं चेक करने के लिए और बीच में हमें मालूम चल रहा है कि वर्कर की मशीन ख़राब हो गई, उसको समझ में नहीं आ रहा, तुरंत हम उसको जाके मशीन को ठीक करवाते हैं और उसका काम चल पड़ता है। इसी रुकावट नहीं होता। अगला है, नियंत्रण का सार सुधारात्मक कार्रवाई है। करेक्टिव एक्शन इज द एसेंस ऑफ द कंट्रोल। अब ये नियंत्रण हम लोगों ने क्यों किया, ताकि वो वर्कर आगे से भविष्य में सुधार करे, सुधारात्मक कार्रवाई करे, जो गलती की है उसमें वो सुधार करे। जैसे अगर उसने आज 8 चीज़ें बनाई, आगे से वो गलती को सुधार करे, अगले दिन पिछली कमी को पूरा करे और भविष्य में इस गलती को वो ना दोहराए। तो सुधारात्मक कार्रवाई जो है वो हो जाती है। अगला हो गया, नियंत्रण योजनाओं के अनुरूप होता है। कंट्रोल इज अकॉर्डिंग विद द प्लान। नियंत्रण जो है योजनाओं के अनुसार होता है। जैसे हमने योजना बनाई थी कि 10-10 चीज़ें बनानी है, उसके अनुसार ही तो हम कंट्रोल करेंगे, उसके अनुसार ही हम चेक करेंगे कि उन्होंने इस काम पूरा किया या नहीं। आठवां है, नियंत्रण के लिए लक्ष्यों का होना। कंट्रोल इम्प्लाइज एग्जिस्टेंस ऑफ द गोल्स। ये अगर नियंत्रण हमने करना है तो कोई ना कोई लक्ष्य तो हमारा होना चाहिए, उस लक्ष्य को ही प्राप्ति नियंत्रण के द्वारा होती है। तो नियंत्रण इसीलिए किया जाता है ताकि प्रत्येक वर्कर जो है अपना काम अच्छे से करे, और यदि प्रत्येक वर्कर अपना काम पूरा करेगा तो अपने आप ही संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। अगला है, नियंत्रण प्रत्येक प्रबंधक का अनिवार्य कार्य। इट्स एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। हर एक प्रबंधक जो होता है, हर एक मैनेजर होता है, उसको कंट्रोल करना ही पड़ता है। अगला है, नियंत्रण एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। कंट्रोलिंग ए कंटिन्यूस प्रोसेस, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। लगातार ये चलेगा, हमें दिन में कई बार चेक करना होगा सामान जाके कि काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे ही थोड़ी गलती होगी तुरंत हम चेक कर लेंगे और वर्कर को बोल देंगे भाई आपने गलती की है और इसको सुधारो। अगला है, नियंत्रण प्रबंध की प्रक्रिया का आरंभ व अंत दोनों है। कंट्रोलिंग से बोथ बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोल जो है वो प्रारंभ भी है और अंत भी होता है मैनेजर के कार्य का। तो प्रारंभ कैसे हो गया कि पिछले दिन हमने जो कंट्रोल किया था, पिछले दिन हमने चेक किया था कि वर्कर ने 8 चीज़ें बनाई थी, तो आज हम वर्कर को जब काम देंगे तो उसको बोलेंगे आज 8 नहीं आप बनाए, आज 10 नहीं आप बनाओगे 12 चीज़ें। कहने का मतलब अगले दिन की शुरुआत जो उसकी होती है वो पिछले कंट्रोल के हिसाब से हम बताते हैं। जिसने कम काम किया उसको ज़्यादा देंगे, जिसने पूरा कर लिया तो वो तो सामान्य काम करेगा। तो इसका मतलब ये प्रारंभ हो गया, ठीक है। और अंत कैसे होगा कि जब शाम को वर्कर ने काम कर लिया था, हमने के काम को चेक किया, इसलिए हम बोलेंगे ये अंत है। अगला है, नियंत्रण परिणामों से संबंधित है। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू द रिजल्ट्स। हम वर्कर ने क्या काम किया, उसके कार्य का परिणाम क्या आया, इसके बारे में हमें नियंत्रण के द्वारा पता चलता है। अगला है इसमें हमारा टॉपिक, नीड, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल, आवश्यकता या इसका महत्व क्या है। पहला है संस्था के लक्ष्यों को पूरा करना, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ताकि हमारी कंपनी के लक्ष्य पूरे हो जाएं इसलिए हम नियंत्रण करते हैं।
ठीक है, कंट्रोल करेंगे ताकि प्रत्येक वर्कर अपना काम पूरा करे। वर्कर ने काम पूरा किया तो अपने आप नियंत्रण हो गया। सेकंड पॉइंट है प्रमापों की शुद्धता को जांचना, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पर ये पॉइंट आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्रमाप हमने बनाया, प्रमाप क्या चीज़ होती है समझे। देखो प्रमाप ये हुआ, जैसे हमने डिस्कस किया था कि सभी वर्कर्स को आते ही हमने बोला कि हर एक वर्कर जो है 10 चीज़ें बनाएगा। ठीक है, तो जो लक्ष्य हमने उनको दिया है, जो टारगेट हमने उनको दिया है, पूरे दिन का काम जो हमने सभी वर्कर को दिया, वो हमारा लक्ष्य, टारगेट, प्रमाप या स्टैंडर्ड कहलाता है। ठीक है, तो प्रमापों की शुद्धता को जांचना, ये जो लक्ष्य हमने दिया क्या ये शुद्ध है। मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि प्रत्येक वर्कर अगर सामान्य गति से नॉर्मली काम करे, पूरा दिन लगातार काम करे, तो पूरे दिन भर में वो 10 चीज़ें बना सकता है। ठीक है, तो ये एक सामान्य है कि हर एक वर्कर को 10 सामान्य गति से काम करता है तो 10 चीज़ें बनानी है। हमने सभी वर्कर को बोला भाई 10 चीज़ें आप सबको बनानी है क्योंकि इतनी बन जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक सामान्य हमारा प्रमाप। पर यहाँ पर बोला प्रमापों की शुद्धता। अब हमारे को ये तो मालूम है कि हम 10 चीज़ें ही बनवा सकते हैं, एक वर्कर 10 चीज़ें बनाता है। तो हमने वर्कर को आज लक्ष्य क्या दिया कि सभी वर्कर 50 चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, तो हमने सभी वर्कर को बोला, आज सुबह आते ही बोल दिया कि हमने शाम को चेक करना है, सब 50 चीज़ें बनाओ। अब हम ये देखते हैं कि अगर वो सामान्य गति से एक नॉर्मल आदमी काम करता है तो 10 चीज़ें बन सकती हैं। हमने दे दिया उनको लक्ष्य 50 चीज़ों का, तो शाम को हम चेक करेंगे तो कोई भी वर्कर ऐसा नहीं होगा जिसकी 50 चीज़ें बनी होंगी। सभी ने 10, 11, 12 इतनी तक चीज़ें बनाई होंगी। तो हमें पता लगेगा, जब हम कैसे पता लगेगा, शाम को जब चेक करेंगे। शाम को चेक करने को हमने क्या बोला, क्या होता है, कंट्रोल। तो यहाँ पर हमें ये मालूम चला कि जब हम शाम को चेक करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि भाई हमने बोला 50 और बना रहे हैं सभी 10। अब हम कारण ढूंढते हैं कि सभी वर्कर ने काम कम क्यों किया, तो हमें मालूम चला कि 50 चीज़ें तो बन ही नहीं सकती थी। पूरे वर्कर पूरा दिन यदि ईमानदारी से काम करते तो भी 10 चीज़ें बना सकते थे। इसका मतलब जो प्रमाप, जो लक्ष्य हमने वर्कर को दिया था, वही लक्ष्य हमारा गलत था। तो हम प्रमापों की शुद्धता को जान सकते हैं कि प्रमाप गलत तो नहीं बने। तीसरा पॉइंट है संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना, मेकिंग एफिशिएंट यूसेज ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन क्या चीज़ होते हैं, ये साधन क्या चीज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हमारी व्यवसाय में मदद करती हैं। हमारे पास मशीनें, हमारे पास कच्चा माल है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास वर्कर हैं, तो जितनी भी चीज़ें हमारे पास है इनका हम कुशलतम उपयोग करें, मतलब पूरा पूरा उपयोग करें। ठीक है, इनकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बेकार में कोई वर्कर बैठा रहे, ऐसा ना हो कि मशीन ऐसी है जिसका उपयोग ही हम नहीं कर रहे हैं, कच्चा माल बेकार जा रहा हो। तो यहाँ पर हमने पूरा उपयोग करना है। अगला पॉइंट है चौथा, कर्मचारी अभिप्रेरणा में सुधार करना, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। जब हमारे को ये मालूम है कि हमने ये बोला वर्कर को 10 चीज़ें बनानी है और जो वर्कर 10 में से 8 चीज़ें बना रहा है, तो हम उसकी तनख्वाह काट रहे हैं या फिर उसको बोले भाई अगले दिन आप 10 की जगह 12 चीज़ें बनाओगे। तो सारे वर्कर अगर शाम को 5 बजे चीज़ें बनाकर चले गए तो ये 12 चीज़ें बनाने के लिए शाम को 5 की जगह 8-9 बजे तक काम करेगा। इसका मतलब है अगले दिन से वो सोचेगा कि सभी वर्कर चले गए और मैं ही अकेला काम कर रहा हूँ, तो अगले दिन से वो बोलेगा मैंने भी अपना काम पूरा करके समय से ही चले जाना है। तो उसको हम अधिक कार्य करने के लिए अभी प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। पाँचवा पॉइंट है अनुशासन सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग डिसिप्लिन। यहाँ पर हम ये देखते हैं ताकि वर्कर सभी समय पर आएँ, समय पर जाएँ और अपना कार्य पूरा करके जाएँ, यही अनुशासन होता है। तो कंट्रोल के द्वारा अनुशासन भी बना होता है। सिक्स पॉइंट है समन्वय स्थापित करने में सहायक, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन द एक्शन। सभी विभाग जो कंपनी के होते हैं, अलग अलग विभाग, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट में आपस में समन्वय या एकता या मिलकर के कार्य करना होता है, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर एकता नहीं होगी तो कोई भी विभाग अपना कार्य पूरा समय पर नहीं कर पाएगा, इसलिए समन्वय होना आवश्यक होता है। अगला है समन्वय नियंत्रण भारापण में सहायता करता है, कंट्रोल हेल्प्स द टास्क ऑफ कोऑर्डिनेशन। भारापण क्या चीज़ होती है, भारापण मतलब भार को अर्पित करना या कार्य सौंप देना। एक अधिकारी ने अपना थोड़ा सा काम का बोझ या कार्य का भाग दूसरे वर्कर को सौंपा, ये काम आप पूरा कर दो। अब जब हमने काम दे दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि काम देने के बाद हम फ्री हो गए, हमें बल्कि लगातार चेक करना है कि हमने जो काम दिया था वर्कर वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अगर हम उसके काम को चेक नहीं करेंगे तो वो लापरवाही करेगा। इसका मतलब है हम उसको जब काम को चेक करते हैं वही नियंत्रण होता है। तो नियंत्रण, वर्कर को मालूम है कि मैनेजर मेरे काम को चेक कर रहा है तो वो अवश्य उस काम को पूरा करेगा। तो जब हम कार्य का एक भाग किसी दूसरे वर्कर को सौंप देते हैं तो नियंत्रण के बाद या नियंत्रण यदि हम करते हैं तो वर्कर उस कार्य को अवश्य ही समय पर पूरा करेगा।
ऑटोमेटेड नियंत्रण निर्णय लेने में सहयोग देता है। कंट्रोल फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। नियंत्रण के द्वारा हम निर्णय लेते हैं। जैसे एग्जांपल अभी हमने लिया कि जिस वर्कर ने 8 चीज़ें बनाई हैं, उसके लिए अब कल का निर्णय ये है कि वो बाकी 10 बनाएंगे, तो ये वर्कर जो है वो 12 चीज़ें बनाएगा। तो निर्णय लेने या प्लानिंग में ये हमारी मदद करता है। 9.10 नियंत्रण योजनाओं की व्यवहारिकता का परीक्षण करता है। कंट्रोल टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द प्लान्स। हमने अभी डिस्कस किया योजनाएं हमारी व्यवहारिक है कि नहीं, उसका परीक्षण करना होता है, चेक करना। व्यवहारिक मतलब जैसे प्रैक्टिकली यूज़ किया जा सकता है। तो जब हम नियंत्रण करते हैं उसमें हम देखते हैं कि हमारी योजना जो है प्रैक्टिकली यूज़ हो भी सकती है कि नहीं। जैसे एग्जांपल अभी हमने लिया था कि 10 चीज़ें बन सकती है, हमने उन्हें 50 चीज़ें बनाने के लिए बोल दिया, हमारी योजना हो गई 50 चीज़ें की, ठीक है। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम 50 चीज़ें हमारे वर्कर बना भी पाते हैं कि नहीं बना सकते। तो हमारी योजना कहीं गलत ही तो नहीं है, ये हम चेक कर सकते हैं इसके द्वारा। 10 पॉइंट है नियंत्रण भावी योजनाओं का मार्गदर्शन करता है। कंट्रोल इज गाइड फॉर द फ्यूचर प्लान। वही पॉइंट, ये फ्यूचर प्लान क्या हो गया, भविष्य में क्या करना, भावी मतलब भविष्य की। तो भविष्य में बताता है कि इस वर्कर को इतना काम देना है, इस वर्कर को इतना काम देना है। अगला पॉइंट है नियंत्रण अवांछित क्रियाओं पर रोक लगाता है। चेक्स द अनडिजायरेबल एक्टिविटीज़। अवांछित का मतलब होता है जो हम नहीं चाहते, जिसकी हमारी कोई इच्छा नहीं होती। तो वर्कर ऐसे जो काम करते हैं अनडिजायरेबल, जिसकी हमारी कोई इच्छा नहीं है, उसके ऊपर कंट्रोल करता है नियंत्रण। कैसे, हम वर्कर के काम को चेक कर रहे हैं तो वर्कर ने कितनी चीज़ें बनाई, किसके पास कितना सामान था, कहीं उसने सामान को चोरी तो नहीं कर लिया, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं किया, कोई वर्कर टाइम से आ रहा है, समय से पहले चला तो नहीं जा रहा। हर चीज़ को चेक किया जाता है कंट्रोल के द्वारा। तो गलत कार्य जो उसके ऊपर हम नज़र रखते हैं। 12 पॉइंट हमारा अन्य अदर पॉइंट्स, जिसमें नियंत्रण जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। कंट्रोल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द रिस्क। जोखिम जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब हर एक व्यक्ति अपना कार्य सही समय पर पूरा कर लेगा तो रिस्क या जोखिम जो है वो कम हो जाता है। अगला है नियंत्रण लागत में कमी करता है। कंट्रोल रिड्यूसेस द कॉस्ट। लागत में कमी क्यों, क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य पूरा करेगा, कोई भी वेस्टेज नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं करेगा, कच्चा माल बर्बाद नहीं करेगा। हम देख रहे हैं जैसे वर्कर को बोला भाई आपने 10 चीज़ें बनानी है, तो 10 किलो आपको रॉ मटेरियल कच्चा माल हमने दे दिया। इससे ज़्यादा अगर आप वेस्टेज करोगे तो वो आपको अपनी जेब से सामान खरीदना पड़ेगा, आपकी तनख्वाह उसमें कटेगी, ठीक है। तो वर्कर गलती नहीं करता, उसको पता है कि मैं अगर सामान वेस्ट करूँगा तो मेरी तनख्वाह कटेगी, इसलिए वर्कर कम से कम खर्चे में अपना काम पूरा करना चाहता है। तो यहाँ पर लागत जो है वो घट जाती, कम खर्चा मतलब लागत का कम हो जाना। अगला टॉपिक हमारा है उद्देश्य क्या होते हैं कंट्रोल के। नियंत्रण के उद्देश्य, पहला योजनाओं के अनुसार क्रियाओं को निर्देशित करना, टू डायरेक्ट एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान। हमने डिस्कस कर लिया जैसी हमारी योजना है उसके अनुसार ही हम क्रियाओं को करेंगे। वर्कर को बोलेंगे भाई ये योजना है, 10 चीज़ें बनाना, इसके अनुसार आप काम को करो। सेकंड है संस्था के लक्ष्य और साधनों में समन्वय स्थापित करना, टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गोल्स एंड रिसोर्सेज और सोर्सेज। इसका मतलब संस्था के जो उद्देश्य हैं और जो साधन हैं, तो साधनों से हम उद्देश्यों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करते हैं, दोनों में एकता या समन्वय हो जाता है। प्रमाप के आधार पर निष्पादन, कार्य निष्पादन की प्रगति ज्ञात करना। प्रमाप हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सुबह जो काम दिया करने के लिए वो हो गया प्रमाप, 10 चीज़ें बनाना। अब कार्य निष्पादन क्या चीज़ होती है, कार्य निष्पादन मतलब किया गया कार्य, वर्क परफॉर्म्ड। तो वर्कर ने 10 चीज़ों की जगह 8 चीज़ें बनाई, वो उसका कार्य निष्पादन है। दूसरे वर्कर ने 10 की जगह 10 बना दी, वो उसका कार्य निष्पादन। अगले ने 10 की जगह, सी ने 10 की जगह 12 बनाई, तो उसका कार्य निष्पादन 12 चीज़ें हो गया। टू मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है, हम तुलना करते हैं। अगला है प्रमापों का कार्य निष्पादन के विचलनों के कारणों का पता लगाना। प्रमाप क्या हो गया, 10 चीज़ें जो हमने दी थी। कार्य निष्पादन जो उसने काम किया 8 चीज़ें में विचलन, विचलन क्या चीज़ होती है, डेविएशन का मतलब होता है जो चीज़ें उसने कम या ज़्यादा बनाई। जैसे हमने डिस्कस किया था ए वर्कर ने 10 की जगह 8 बनाई, तो इसने 2 चीज़ें कम बनाई, तो हमने इसका विचलन कितना हो गया, -2। दूसरा वाला वर्कर जो है बी, उसने 10 की जगह 10 बना दी, तो विचलन कितना हो गया, डेविएशन, फ़र्क कितना आया, 0। तीसरा वर्कर है, उसको 10 चीज़ें बोली, उसने 10 की जगह 12 बना दी, तो कितना इसका फ़र्क आ गया, इसका +2, 2 चीज़ें ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर विचलनों के कारणों का पता लगाना, भाई उसने 2 चीज़ें कम बनाई है तो क्यों बनाई है, उसका क्या कारण रहा है। क्या उसकी मशीन ख़राब हो गई थी, क्या लाइट चली गई थी, क्या उसको सामान नहीं मिला, या उसने लापरवाही की है, तो उसके कारण भी हम ढूंढते हैं। अगला पॉइंट है सुधारात्मक कार्रवाई करना, टू मेक करेक्टिव मेजर्स। जो गलती हो गई, अब उसने जो गलती की है कि 2 चीज़ें उसने कम बनाई, तो उसको सुधार कैसे करना है। सुधार में हमें ये सोचेंगे या तो इससे हम ज़्यादा चीज़ें बनवाएं, अगले दिन 12 बनवाएं, या ऐसा करते हैं आज की तनख्वाह जो इसकी बनती है उसमें से 2 चीज़ों के पैसे कम हम काट लेते हैं, ठीक है।
अगला है निष्पादन कार्य की किस्म, लागत, समय के बारे में जानना। टू नो अबाउट द क्वालिटी, कॉस्ट एंड टाइम ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड। निष्पादित कार्य का मतलब वर्कर ने जो कार्य किया। नियंत्रण के द्वारा हमें ये पता चलता है कि वर्कर ने किस किस्म की चीज़ बनाई। लागत मतलब कितना पैसा उस पर खर्च हुआ है, कहीं लागत ज़्यादा तो नहीं है। अगर समय के बारे में जानना, कहीं उसने ज़्यादा समय वस्तु को बनाने के लिए लिया तो नहीं है। उसके बाद अगला है नियंत्रण का उद्देश्य अवरोध पैदा करना नहीं बल्कि प्रवाह बनाए रखना होता है। अवरोध का मतलब होता है रुकावट। जैसे अभी हमने कहा था, पीछे भी डिस्कस किया कि नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि वर्कर काम कर रहा है उसके काम को जाके रोकें और रोके के बोलें भाई आप अपना काम चेक कराओ पहले, बल्कि हमारा उद्देश्य तो है प्रवाह बनाए रखना कि वर्कर काम कर रहा है तो उसको करते रहने दो। तो अगर कहीं वर्कर के सामने कोई समस्या है तो उसको हम जाके उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो एम ऑफ द कंट्रोल इज़ नॉट टू क्रिएट हिंड्रेंस बट टू हेल्प टू मेंटेन प्रॉपर फ्लो ऑफ वर्क। अगला है लागत को न्यूनतम करना, टू मिनिमाइज कॉस्ट। जब खर्चे हमारे कम हो जाएंगे, कम से कम खर्चे में वर्कर अपना कार्य पूरा करेगा तो लागत कम हो जाएगी। इसमें 2-3 पॉइंट जो है वो प्रिंट में नहीं आए हैं तो इसको आप नोट कर ले। 9th पॉइंट हमारा है विकेंद्रीकरण को सफल बनाना, टू मेक डिसेंट्रलाइजेशन मोर सक्सेसफुल, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण को सफल बनाना, टू मेक डिसेंट्रलाइजेशन मोर सक्सेसफुल। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है हमने काम करने का अधिकार वर्कर को दे दिया, भाई अपने आप काम करो, खुद सोचो, खुद करो, ठीक है। पर जब हमने काम करने का अधिकार वर्कर को दे दिया, उनको छूट दे दी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं छूट देने के बाद वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, काम कर ही नहीं कर रहे। तो हमें क्या करना होगा, अधिकार तो हमने दे दिया, छूट उनको दे दी, पर साथ साथ में चेक भी करते रहो। अगर चेक करेंगे तो वर्कर फिर उस चेक के डर से अपने काम को करते रहेंगे। 10th पॉइंट क्या आ गया, नोट करूँ, उत्पादन के सभी साधनों का सही उपयोग करना, टू मेक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उत्पादन के सभी साधनों का सही उपयोग करना, टू मेक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उत्पादन के सारे साधन हमारे पास क्या है, मशीन है, कच्चा माल है, वर्कर है, पैसा है। तो सभी चीज़ों का सही सही उपयोग हो, कोई वेस्टेज ना हो, इसके लिए हम नियंत्रण करते हैं ना। तो नियंत्रण के द्वारा क्या होता है, उत्पादन के सभी साधनों का सही उपयोग होता है। 11th पॉइंट है कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़। कर्मचारी को अभिप्रेरित करें, जिस वर्कर ने ज़्यादा काम कर लिया वो अगले दिन सुबह शाम को 5 बजे छुट्टी करके चला गया। पर जिस वर्कर ने कम काम किया था वो उसको हो सकता है शाम को काम करते 8-9 बज जाएँ, तो वो भी तो चाहता है कि भाई मैं भी जल्दी घर जाऊँ, ठीक है। या फिर जिस वर्कर ने कार्य पूरा कर लिया उसको पूरी तनख्वाह मिल गई, 100 रुपया। और जिस वर्कर ने कम काम किया, 8 ही चीज़ें बनाई, उसको 100 की जगह हम 80 रुपये दे रहे हैं। तो वर्कर को लगता है कि मुझे 20 रुपये कम मिले, तो अगले दिन वो पूरा कार्य करने के लिए अभी प्रेरित होता है।